सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, दूर दूर से आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, हमारे प्रशासन के, हमारी जिलाधिकारी जी, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी एवं उनकी पूरी टीम, प्रशासन के आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आज चूंकि कई योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है, कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। देघाट से चौरासी को जोड़ने वाले इस पुल का आज लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से ये पुल इस क्षेत्र के लिए लगातार देघाट और चौरासी और अन्य क्षेत्रों को लगातार संपर्क के लिए एक सेतु का काम करेगा, लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने का काम करेगा। आज के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां आकर आज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है, यह आंदोलनकारियों की भूमि है। इस आंदोलन की भूमि को, इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस भूमि को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। ये बहनें क्या जा रही हैं क्या आप लोग? इनको बैठा लीजिए जरा 10 मिनट। बैठिए, बीच में क्यों उठ रही है? इतनी देर से बैठी है, क्यों अव्यवस्था कर रही है? बैठिए सब लोग। जिसको जाना है वो चला जाए, पहले चला जाए। बैठिए, मैं कह रहा हूं बैठिए अभी सब लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बैठिए, 10 मिनट में अभी चले जाना। जब एक दिन भर से बैठे हो, मुझे पता है कि 11 बजे से आप लोग यहाँ पर आए हुए हो। 11 बजे से आप लोग यहाँ आए हो, मुझे जानकारी है। अभी महेश जीना जी ने मुझे बताया कि आप सब लोगों को 11 बजे का एक कार्यक्रम बताया गया था, लेकिन चूंकि पहले से निर्धारित एक हम मुखेम क्षेत्र में हमारे नागराजा जी का बहुत भव्य वहां पर एक पर्यटन स्थल है, उस स्थल पर आज एक महोत्सव का कार्यक्रम था। उस महोत्सव में हम लोग गए हुए थे। इस नाते चूंकि यहाँ का दूसरा कार्यक्रम था और आने में हमें कुछ विलंब भी हुआ, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा चूंकि काफी देर हो गई है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप सब लोगों को घरों में बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे काम छोड़ के आप सब लोग आए हैं, इसलिए मैं आभारी हूं आप सबका। आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबकी आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अभी माननीय अजय टम्टा जी ने, सांसद जी ने आप सबके बारे में बताया कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी का किस प्रकार का लगाव उत्तराखंड के साथ है, किस प्रकार का जुड़ाव उनका है। आज उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 2014 से लेकर अगर हम उनके 60 सालों के कालखंड की तुलना, आजादी के बाद से लेकर 60 वर्षों के शासनकाल की तुलना करेंगे तो ये 6-7 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। उनके नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो भूतो न भविष्यति, चाहे देश के आज चाहे रक्षा तंत्र का मामला हो, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे माताओं बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का मामला हो, उज्ज्वला गैस की जो योजना आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी किसी ने सोचा नहीं कि हमारी माताएं बहनें जिनको लकड़ी काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है, चूल्हा फूकते फूकते जिनके कलेजे के अंदर, जिनके फेफड़ों के अंदर 400 बीड़ी और 400 सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता है, अगर इस बीड़ी और सिगरेट से धुआं दिलाने का काम किसी ने किया तो मुफ्त का गैस सिलेंडर पहुंचाकर भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। माताओं बहनों को खुले में शौच न जाना पड़े, उसके लिए अगर कोई योजना देने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। इसी प्रकार से अभी हमारे बीच में आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम, सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना अगर किसी ने चलाई, उस योजना के बारे में आप सब लोगों को पता होगा कि वो योजना 5 लाख रुपए तक की गारंटी पूरे साल भर एक व्यक्ति के लिए उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर दी है। उत्तराखंड की सरकार ने अभी उसमें बनने वाला जो हमारा आयुष्मान भारत का कार्ड था, उस कार्ड को निःशुल्क बनाने की हमने योजना प्रारंभ की है। अब आपको कार्ड बनाने के लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, सरकार ने निःशुल्क कार्ड बनाने की योजना प्रारंभ की है।
अभी तक हमने 50 लाख लोगों के कार्ड यहाँ पर बन गए हैं और 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक इस योजना का लाभ उठाया है। 460 करोड़ रुपए की धनराशि इस योजना में अभी तक खर्च हो गई है। मैं हमारे जिले में अगर आयुष्मान भारत योजना में कोई अस्पताल पेंडेंट में होंगे तो मैं जिलाधिकारी जी से, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, उनकी टीम से, सभी से कहना चाहूंगा कि कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी के पास आयुष्मान का कार्ड है तो वह मरीजों को लेने से मना कर दे। अगर कोई भी अस्पताल मरीजों को लेने से मना करेगा, उसकी जानकारी आएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, हमने सुनिश्चित करने को कहा है। क्योंकि मैं बहुत भली भांति जानता हूं, मैंने बहुत नजदीक से, बहुत गरीबी से सारे जीवन की जितनी परेशानियां उनको देखा है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, आप सबके जैसे ही, आप सबके बगल में, पड़ोस में, जैसा हमारे सांसद अजय भाई ने अभी आपके बीच में बताया कि मेरा जन्म भी यही पिथौरागढ़ जनपद में हुआ था और मैंने देखा है बचपन से कितनी परेशानियां होती हैं, हमारी माताओं बहनों को किस प्रकार की परेशानियां होती हैं, हमारे नौजवान भाइयों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितने प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो सारी जीवन की जितनी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को मैं अच्छी तरह महसूस करता हूं। भाइयों बहनों, माताओं बहनों, मैंने पिछले 4 महीने के शासनकाल में, 4 महीने का जो कालखंड मेरा हुआ है, इस 4 महीने के कालखंड में एक एक क्षण और एक एक पल को लगाने का काम किया है। इसमें हमने लगभग 500 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं। इस कालखंड में 500 ऐसे फैसले लिए हैं जो हर वर्ग के लिए लिए हैं। हमने कहा कि हम शुरू में, जब मैं मुख्य सेवक के रूप में आया था, तो पहले दिन ही हमने 7 बड़े फैसले लिए थे कैबिनेट में। तो हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा कि ये पुष्कर सिंह धामी ये मुख्यमंत्री बना है, नई सरकार बनी है, ये वाली भाजपा की नई सरकार का मुख्यमंत्री बना है, तो ये कितने फैसले ले रहा है, कितनी घोषणाएं कर रहा है, ये कैसे पूरी होंगी। उन्होंने हम पर तल्ख टिप्पणी करी थी। मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी भी व्यक्ति मुंह से बोलता है तो उसकी बात को माना नहीं जाता है। लेकिन हमने जितने भी फैसले लिए हैं, सब पर हमने शासनादेश निकाले हैं, एक एक करके शासनादेश निकाले हैं। आप देखिए, हमने कहा था कि हम आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे, हमने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया। हमने कहा आशा बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका मानदेय बढ़ाया। हमने कहा कि हम उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाएंगे, हमने उनका मानदेय बढ़ा दिया। अभी हमने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले प्रतिनिधियों का, क्योंकि वो जनता और सरकार के बीच समन्वय का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं, और सरकार की सारी योजनाओं को लागू करने का काम कोई करता है तो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि करते हैं, सीधे सीधे जनता से जुड़े होते हैं। इसलिए हमने कहा कि निश्चित रूप से केवल मानदेय के रूप में नहीं, हमने कहा आप इसको पैसे के रूप में मत लीजिए, इसको धन के रूप में मत लीजिए। ये मानदेय ये सरकार जानती है, माननीय मोदी जी जानते हैं, मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ जानते हैं कि ये मानदेय केवल पैसों के रूप में नहीं है, ये आपका सम्मान है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए हम आपको जो है ये सहायता राशि देने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान जितने लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया, हमने सबका कोई न कोई प्रोत्साहन राशि हमने उनके लिए दी। 4 धाम यात्रा नहीं चल पाई, 4 धाम यात्रा नहीं चली, पर्यटन यात्रा, पर्यटक नहीं आ पाए, हमारे जो है आजीविका मिशन से जुड़ी हुई जो बहनें हैं उनका सामान बाजारों में नहीं बिक पाया। हमारी जो डीएम है, ये आजीविका मिशन का पहले काम देखती थी, ग्राम्य विकास विभाग में, इन्होंने बड़ा अच्छा काम वहां पर किया। तो इस दौरान उन्होंने कोई किसी का रॉ मटेरियल आया, कच्चा माल आया, बाजार में बिक नहीं पाया, खराब हो गया। जो बहुत सारी जगह पर मसाला बनाने का कोई काम करते हैं, कोई बुनाई का काम करते हैं, कोई सिलाई का काम करते हैं, उनकी प्रतिपूर्ति के रूप में हमने 6 माह का जो ऋण है उनका ब्याज जो है बिना उसको माफ करने का काम भी किया है। सरकार ने कहा कि हम उसको सहायता के रूप में करेंगे। इसी प्रकार से जो आजीविका मिशन के तहत जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें ग्राम संगठन के माध्यम से, उसके माध्यम से जो तमाम स्वरोजगार का काम करती हैं, उनको भी 5 लाख रुपए तक का ऋण हमने बिना ब्याज के देने की व्यवस्था करी है। महिला मंगल दल हो या युवक मंगल दल हो, सभी को हमने 6 महीने के लिए 2-2 हजार रुपए की धनराशि उनके खातों में सीधे भेजने का काम किया है। सारे पैसे डीबीटी के माध्यम से हम भेज रहे हैं। 119 करोड़ रुपए का पैकेज हमने हमारी जो स्वयं सहायता समूह आजीविका मिशन में काम करने वाली बहनें हैं उनके लिए हमने घोषित किया, और केवल घोषित ही नहीं किया, जो हमने घोषणा करी वो सारे के सारे जो है डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके खातों में आने लगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 205 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया, वो भी सीधे सीधे उनके खातों में आ रहा है।
इसी प्रकार से पर्यटन परिवहन के क्षेत्र में काम करने वालों का हमने पैकेज घोषित किया, वो भी सीधे सीधे उनके खातों में आ रहा है। अभी अभी मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था, यहाँ पर जो लोग हमारे कोविड महामारी में हमारे बीच में नहीं रहे, उनके पारिवारिक जनों को भी हमने 50,000 रुपए की धनराशि सहायता राशि के रूप में देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से एक योजना हमने वात्सल्य योजना चलाई। जो बच्चे इस महामारी में अनाथ हो गए, माता या पिता में से कमाने वाला कोई भी अगर उसकी मृत्यु हो गई है, तो उन बच्चों के भरण पोषण के लिए हमने 3,000 रुपए की व्यवस्था की है। सरकार की तरफ से 3,000 रुपए की व्यवस्था होगी। साथ ही जो बच्चे 21 साल के हो जाएंगे, तो 21 साल के होने पर उन बच्चों के लिए हमने 36 आरक्षण 5% की भी उसकी व्यवस्था की है। हम लगातार हमारे इसी प्रकार से नौजवान भाई जो बेरोजगार भाई हैं, हमने 24,000 जो हमारे सरकारी पद है, उन सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। 10,000 से भी ज्यादा पदों पर विज्ञापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हमारे नौजवान भाई बहन जो किसी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं, उनको अब इसके लिए अपने किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा कि मैं फार्म कैसे भरूंगा, मैं परीक्षा में कैसे शामिल होऊंगा। हमने कहा कि अब जितनी भी परीक्षाएं इस साल में होंगी, चाहे वो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होंगी, चाहे चिकित्सा चयन बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, चाहे सिविल सर्विस की परीक्षाएं होंगी, या हमारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं होंगी, वो सारी की सारी परीक्षाएं हमने निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। अब कोई पैसा उन परीक्षाओं के लिए देना नहीं होगा। उनका 1 साल का समय खराब न हो, उसके लिए भी हमने व्यवस्था करी है कि 1 साल आयु सीमा भी हमने सारी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में बढ़ाया है। इस प्रकार से हम हर प्रकार से अभी हम खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति लेकर आए हैं कि नई खेल नीति के माध्यम से ऐसे बच्चे, ऐसे हमारे युवा भाई बहन जो विभिन्न क्षेत्रों में खेलों में जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं, जब वो प्रतियोगिताओं में प्रमाण पत्र जीत जाते हैं या कोई अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, उनको कोई पुरस्कार मिल जाता है, कोई मेडल मिल जाता है, तो बहुत लोग आगे आ जाते हैं। तब कहते हैं हम भी पुरस्कार दे रहे हैं, हम भी पुरस्कार दे रहे हैं, यहाँ से भी पुरस्कार, वहां से भी पुरस्कार, राज्य सरकार की तरफ से भी पुरस्कार, दूसरी सरकारों की तरफ से भी पुरस्कार आता है, बहुत सारी स्वयंसेवी सहायता करने वाली संगठनों की तरफ से भी पुरस्कार आता है, व्यक्तिगत पुरस्कार भी आते हैं। लेकिन जब कोई प्रतिभावान, कोई होनहार बच्चा या कोई हमारे बीच की हमारी बहन किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाती है, तो उनके पास उस समय किराया भी नहीं होता है, उस समय किराए की व्यवस्था भी नहीं होती कि वो कैसे जाएगी, वहां पर क्या खाना खाएगी, किस प्रकार का उनको भोजन करना पड़ता है। अब हम जो नई खेल नीति लाए हैं, हमने कहा है कि अगर कोई प्रतिभा किसी के अंदर है, योग्यता है, क्षमता है, तो केवल धन के अभाव में उनके माता पिता के पास अगर व्यवस्था नहीं है, तो किसी कीमत पर पीछे नहीं रहेगा, वो भी आगे आएगा, उसको भी खेलने का अधिकार मिलेगा, उसको भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अधिकार मिलेगा। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं, हमने अभी अभी खेल नीति में अपनी मंत्रिमंडल से उसको पास किया है। आने वाले समय में उनको और प्रकार की भी बहुत सारी सुविधाएं हम देने वाले हैं उस खेल नीति में। इस प्रकार से हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नौजवान भाई, नौजवान हमारे बच्चे जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, सीडीएस में, एनडीए में, सिविल सेवा की परीक्षाओं में, आईएएस में, पीसीएस में, या संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आने वाली जितनी परीक्षाएं होती हैं, अगर वो प्री एग्जाम पास कर लेंगे, तो प्री एग्जाम के बाद पहली लिखित परीक्षा सब पास कर लेते हैं, और लिखित परीक्षा पास करने के बाद उनके पास आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है। उनके माता पिता कहते हैं आगे की तैयारी हम नहीं करवा पाएंगे, ट्यूशन नहीं दे पाएंगे, उनकी कोचिंग नहीं करवा पाएंगे, कॉपी किताबें नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को अब सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमने 50,000 रुपए की व्यवस्था उनकी सहायता के लिए कर दिया है कि जो भी बच्चा इसमें निकलेगा उसको जो है 50,000 की सहायता देंगे। यानी कि हर क्षेत्र में हमने कुछ प्रयास किया है, चाहे वो बिजली के कर्मचारी हो, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे हमारे प्रतिनिधि हो, हर किसी को हमने मजबूत करने का काम किया है। जितना समय अभी ये 4 महीने के कालखंड में प्रत्येक दिन हमने कोई न कोई फैसला लिया है, प्रत्येक दिन हमने काम किया है कि हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। हमने एक रोड मैप बनाया है कि 2025 में जब ये राज्य हमारा 25 साल का होगा, आज हमारा राज्य 21 साल का है, अभी हमने 21वां स्थापना दिवस मनाया है, जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, यानी कि सिल्वर जुबली जब मना रहे होंगे, 25 साल का जब उत्तराखंड होगा, तो हम हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे, हर गांव को इंटरनेट से जोड़ेंगे, हम हेली सेवाओं को मजबूत करेंगे, बड़े
बड़े हाईवे से उनको जोड़ने का काम करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे ये क्षेत्र जैसे हमारा सल्ट और ये देघाट और ये मानिला का जो क्षेत्र है, जो हमारा फलों के लिए जाना जाता है, बागवानी के लिए जाना जाता है, ये क्षेत्र हमारा नंबर 1 का क्षेत्र बने, हमारा नंबर 1 का उत्तराखंड बने। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार, यहाँ आप सबकी सरकार, ये दोनों सरकार मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम काम करेंगे। और उसके लिए हमने रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। हमने एक विचार श्रृंखला प्रारंभ की है। अभी हमने एक विचार श्रृंखला प्रारंभ की है। हमारे राज्य में हर साल यहाँ पर आपदाएं आती हैं। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है, बड़े बड़े हमारे जंगल हैं, हमारे पर्वत हैं, नदियां हैं, यहाँ अलग प्रकार का हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है। उसके अनुसार हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम यहाँ के रोजगार से जोड़ सकते हैं, कैसे हम यहाँ के पलायन को जोड़ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है कि 2030 ये जो है तीसरा दशक, ये हिंदुस्तान का तीसरा दशक, 20 से लेकर 30 का दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और इसमें उत्तराखंड इतनी तरक्की करेगा कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे जाएगा। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाएं, भाई सुरेंद्र आज हमारे बीच में नहीं है, सुरेंद्र सिंह जीना, और मैं सच बताऊं तो मुझे आज तक भी विश्वास नहीं होता है कि सुरेंद्र भाई अब हमारे बीच में नहीं है। मैं पिछले विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ लगातार मैंने 20 दिनों तक मैं आप सबके बीच में रहा, बहुत सारे क्षेत्रों में मैं गया। एक यहाँ पर सुरेश भी खड़ा है, भट्टी वाला, इसके साथ कई क्षेत्रों में मैं गया था। मैंने देखा है कि आप सबके बीच में आकर कि बहुत सारी योजनाएं हमारी शुरू हुई है, बहुत सारी योजनाएं पूरी होने वाली है, बहुत सारी योजनाओं को अभी पूरा होना है, उन सब योजनाओं में काम होना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हमारी ये सरकार, उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार, ये दोनों सरकारें मिलकर इस क्षेत्र को हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम करेंगी, हर क्षेत्र में विकास से जोड़ने का काम करेंगी। चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे हमारा उद्यान का क्षेत्र हो, या चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम तेजी से काम कर रहे हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लागू की है। हमने भी यहाँ बच्चों का प्रोत्साहन हो, उसके लिए शिवानंद नौटियाल से लेकर तमाम छात्रवृत्तियां बढ़ाने का भी हमने काम किया है। मैं आज के अवसर पर, चूंकि बहुत सारा अगर मैं यहाँ पर बताने लगूं तो कई घंटे लग जाएंगे प्रमुख, और ये योजनाएं पूरी नहीं होंगी। मैंने संक्षिप्त में आप सबके सामने, और ये केवल योजनाएं नहीं है जैसे पहले घोषणाएं होती थी। मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी हूं, और वित्त मंत्री के रूप में मैं पूरी पहले एक्सरसाइज करता हूं, उसके बाद मैं घोषणा करता हूं, और घोषणा करता हूं तो उसका शासनादेश निकलता है। इसलिए मैंने कहा अभी सुरेश भाई से भी, इनसे महेश जी से, ये कह रहे थे बहुत सारी और घोषणाएं भाई साहब कर दीजिए। मैंने कहा हम आपकी सारी बातों का संज्ञान लेंगे, सब बातों पर काम करेंगे। और आप रोज हमारे देहरादून जब भी आते हो तो 10-20 योजनाएं लेकर आते हैं कि आज यहाँ की सड़क बना दीजिए, यहाँ की पंपिंग योजना कर दीजिए, यहाँ का जो है खड़ंजा लगवा दीजिए, यहाँ का पुल बनवा दीजिए, यहाँ की योजना भारत सरकार को भेज दीजिए, यहाँ बिल्डिंग बना दीजिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपने इनको मौका दिया है, और ये आपके जो भी काम है उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आप सबके समक्ष, क्योंकि आज कुछ आपने यहाँ के बारे में मुझे कहा है कि इन सब की घोषणा करनी है, तो मैं देवी मंदिर देघाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। जाग से भगेतिया तक संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। आर्य इंटर कॉलेज देघाट के खेल का मैदान की 4 दीवारी एवं गेट का निर्माण कार्य किया जाएगा। मालिंगला मुख्य मोटर मार्ग से भजो मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण किया जाएगा। जगतुआ खाल से नलतुरा डूंगीधार मोटर मार्ग का सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। ग्राम सभा जाग भक्तिया में सर्वाश्रम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। राजकीय स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं देवाक एवं देघाट में होम्योपैथिक चिकित्सालय डिस्पेंसरी का निर्माण कार्य किया जाएगा। केहड़ गांव पर खोता सिंचाई लिफ्ट योजना प्रारंभ की जाएगी। गजरू घाट हरिहित मंदिर में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। मरचूला में एएनएचएम सेंटर का निर्माण किया जाएगा। सैलदे बाजार में वाहन पार्किंग हेतु पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए हैं, आप सब लोगों ने
बहुत गर्मजोशी से, बहुत उत्साह से मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी अतिथियों का आपने स्वागत किया है। मैं भी गर्मजोशी से और दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि शिक्षकों का भी हमने मानदेय बढ़ाया है, 15,000 से 25,000 किया है। उनके अभी कुछ और भी मांगे हैं, क्योंकि उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ है, ये हमारे प्रमुख साहब ने दिया है, उसमें भी हम निश्चित रूप से काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।